नमस्कार, मैं हूं रिजवाना और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। न्याय टीवी के कोर्ट राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राकेश शेट्टी, मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक, पावर टीवी को जबरन वसूली के मामले में अग्रिम जमानत देते हुए अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की एक सीरीज चलाने के बाद शेट्टी के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने जबरन वसूली का मामला दर्ज किया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ 62,602 करोड़ रुपए वसूलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसे जनता से एकत्र किया गया था। बाजार नियामकम चाहता है कि सहारा को अवमानना में रखा जाए और उन्हें हिरासत में लिया जाए अगर वो उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं। सेबी का तर्क है कि सहारा ग्रुप 2012 और 2015 के आदेशों का पालन करने में विफल रहा, जिसने कंपनियों को 15% वार्षिक ब्याज के साथ राशि जमा करने का निर्देश दिया था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। उन्होंने अदालत से अपील किया है कि वो सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय और उनकी 2 कंपनियों को $8.4 बिलियन यानी करीब 62 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दें। सहारा ग्रुप पर निवेशकों का ये रुपया बकाया है। SEBI ने कहा कि अगर सुब्रत रॉय पैसा जमा नहीं करवा पाते हैं तो उन्हें कस्टडी में लिया जाए। शीर्ष अदालत केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा कंपन की हिरासत के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब वो हाथरस अपराध की रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामासुब्रमणियन की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल के उस बयान को दर्ज किया जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पेश होकर उन्होंने कहा कि राज्य को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की एक वकील से मुलाकात के दौरान जेल में वकालतनामा हस्ताक्षर करने पर कोई आपत्ति नहीं है। कानून अधिकारी ने कहा, कोई आपत्ति नहीं थी और कोई आपत्ति नहीं है। SG तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता के आरोपों का खंडन किया कि कप्पन को एक वकील तक पहुंच से वंचित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि तबलीगी जमात से जुड़े 8 विदेशियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जो शर्त रखी है वो ये कि अगले 10 वर्षों के भीतर वो भारत का दौरा नहीं करेंगे। वीजा के लिए उनका आवेदन तय करते समय इस पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति S. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने 16 नवंबर को दिए अपने फैसले में कहा कि यदि अपीलकर्ता और अन्य समान रूप से व्यक्ति भारत आने के लिए वीजा के लिए आवेदन करते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका को बेंगलुरु शहर में सड़कों और ट्रैफिक पॉइंट पर प्रमुख स्थानों पर खिलौने, फूल आदि बेचने के लिए मजबूर करने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए एक योजना लाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति S. विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने कहा, ये गंभीर मुद्दा है क्योंकि ऐसे बच्चे जिन्हें इस तरह की गतिविधियां करने के लिए मजबूर किया जाता है वो अनुच्छेद 21A के तहत अधिकार से वंचित हैं। इसके अलावा यदि परिस्थितियां उन्हें इस कार्य के लिए मजबूर कर रही हैं तो ये अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन हो सकता है। मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गुरुवार को एक मूल आपराधिक याचिका जिसे तमिलनाडु बार काउंसिल ने
हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज CS कर्णन के खिलाफ जजों की पत्नियों, महिला वकीलों और अदालत के महिला स्टाफ को बलात्कार की धमकियां देने और परोक्ष यौन टिप्पणियां करने के आरोप में दायर किया था। जस्टिस T रविंद्रन ने कहा कि इस मामले को डिवीजन बेंच के समक्ष रखना उचित होगा, जिसने पहले से ही इस मुद्दे पर काउंसिल की ओर से स्थानांतरित की अन्य रिट याचिका के साथ जब्त कर लिया है। इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान फिजिकल क्लास के साथ स्कूलों को फिर से खोलने की अल्प संभावना को ध्यान में रखते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को निजी शिक्षण संस्थानों को एकेडमिक वर्ष 2019-2020 के लिए शेष ट्यूशन फीस का 35% लेने की अनुमति दी है। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्याय टीवी।